अकोला जिले के बार्शी टाकली पंचायत समिति के मुख्य अभियंता किशोर ठेंग पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बार्शी टाकली तहसील के काजलेश्वर गांव के ग्रामीणों ने मुख्य अभियंता के खिलाफ जिला परिषद कार्यालय के बाहर श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया है। अकोला जिले के बार्शी टाकली पंचायत समिति में कार्यरत अभियंता किशोर ठेंगी के मनमाने कार्य प्रणाली से तहसील में अनेक निर्माण कार्य प्रलंबित है, जबकि भीमसागर इंगले ने कई निर्माणों में बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन देन करने का आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पसंदीदा ठेकेदारों को काम सौंपकर अधूरे काम का पूरा बिल निकाला जा रहा है। दलित और टांडा बस्तियों में पक्की सड़कें, नाले और अन्य बस्तियों का निर्माण मनमाने ढंग से किया जा रहा है और यहाँ तक कि आंशिक काम भी किया जा रहा है। कार्यकारी अभियंता किशोर ठेंगे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। भीमसागर इंगले के साथ प्रकाश सावले, संतोष इंगले, विजय इंगले, गोवर्धन साध, उमेश इंगले, नरेश इंगले समेत अन्य ग्रामीणों ने जिला परिषद के सामने अनशन पर बैठे हैं। पंचायत समिति बार्शी टाकलीचे शाखा अभियंता श्री किशोर ठेंग हे बांधकाम विभागामध्ये कार्यरत असून त्यांच्याकडे दलित वस्ती आणि तांडा वस्तीचे कामं केले जातात। मात्र आमच्या बार्शी तालुक्यामध्ये जे दलित वस्ती आणि तांडा वस्तीमध्ये त्यांनी कामं केले तर त्यांनी अर्धवट कामं केलेले आहेत। अर्धवट कामं केल्यामुळे आज रोजी जे कामं व्हायला पाहिजे होते ते झाले नाहीत आणि त्यांच्या संपर्कातील ते ठेकेदार घेतात आणि ठेकेदाराच्या माध्यमातून ते परिपूर्ण बिलं काढून अर्धवट कामं सोडून देतात। तसेच अतिवृष्टीमुळे काही शेतकऱ्यांच्या शेतातील विहिरींचे नुकसान झालेले आहे, काही बुजलेले आहेत तर काही खचलेले आहेत। त्यांचा पंचनामा करण्यासाठी तहसीलदार साहेबांनी त्यांना आदेश दिला होता, परंतु त्या आदेशानुसार त्यांनी अद्यापही पंचनामा केला नाही किंवा पंचनामावर सह्यासुद्धा मारल्या आहेत। त्यामुळे आज रोजी शासनाच्या मदतीपासून शेतकरी वंचित राहिलेले आहेत। त्यांना सर्वांना शासनाची मदत मिळावी आणि श्री किशोर ठेंग यांनी केलेल्या कामाची संपूर्ण चौकशी व्हावी एवढीच आजच्या या साखळी उपोषणाच्या माध्यमातून मी मागणी करतो। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज अयोध्या पर विवाद बढ़ता जा रहा है। श्री राम शोभा यात्रा समिति और जानकी वल्लभ मातृशक्ति जागरण समिति ने आरोप लगाया है कि इस पुस्तक के माध्यम से हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक बात लिखकर नक्सलीय दरार पैदा करने की कोशिश की गई है। समिति ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पुस्तक पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवादित लाइन को लेकर भाजपा विधायक गोवर्धन शर्मा के नेतृत्व में गिरिराज तिवारी, गिरीश जोशी, अनिल मंधाने ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही खुर्शीद के खिलाफ एडवोकेट सुभाष सिंह ठाकुर एडवोकेट कमेटी की ओर से देवाशीष कक्कड़ ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस अवसर पर रामनवमी शोभा यात्रा समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी भी उपस्थित थे। आमदार गोवर्धनजी शर्मा यांच्या मार्गदर्शनात देव दिवाळी एकादशीच्या निमित्त, कार्तिक एकादशी निमित्त हिंदू समाजाच्या जनजागृतीचं काम श्री रामनवमी शोभायात्रा समिती गेल्या 40 वर्षापासून करत आहे। आज कानून मंत्री, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी जे पुस्तक प्रकाशित केली त्याच्यामध्ये हिंदुत्वाचा जो अपमान केला, त्या संदर्भात रामनवमी शोभायात्रा समितीच्या वतीने व श्री जानकी वल्लभ मातृशक्ती जागरण समितीच्या वतीने त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी यासाठी हा निवेदन देण्यात आलं आहे। आणि यापुढे असाच प्रकार जर करसाल तर तो सहन केला जाणार नाही आणि या देशामध्ये घटना शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना आहे, त्या घटनेची पायमल्ली जर काँग्रेसचे नेते करत असतील तर ते रामभक्त सहन करणार नाही। यासाठी हा इशाराचा आणि निवेदन कायदेशीर लढाईसाठी हा आम्ही निवेदन तक्रार दाखल पोलिसांनी नहीं केली तर जन आंदोलन उभारण्यात येईल श्री रामनवमी शोभायात्रा समितीच्या। कोरोना के संकट काल में गरीब परिवार को मदद के लिए सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को नवंबर तक मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद मुफ्त खाद्यान्न बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए नवंबर माह के बाद जिले के राशन कार्ड धारकों को अपना भरण पोषण स्वयं करना होगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिले में मई 2020 से राशन कार्ड धारकों और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण शुरू किया गया। हालांकि ये योजना विशेषकर कोरोना के संक्रमण बढ़ने के साथ शुरू किया गया था, लेकिन अब कोरोना की लहर थम गई है और सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है, जिसके बाद सरकार ने राशन कार्ड धारकों को अब प्रति माह केवल नियमित खाद्यान्न आवंटित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान राशन कार्ड धारकों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद ये योजना बंद करने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 35 किलोग्राम और अन्य राशन कार्ड लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अनाज दिया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के भारत की आज़ादी को लेकर दिए गए बयान से ही विवाद बढ़ गया है। इसी बीच दिग्गज मराठी अभिनेता विक्रम गोखले ने कंगना के इस विवादास्पद बयान का समर्थन किया है, जिसके बाद स्वाभिमानी नेता रविकांत तुपकर ने कंगना और गोखले से सवाल पूछते हुए कहा है कि कंगना के बयान के मुताबिक अगर 2014 में भारत को आज़ादी मिली है तो भविष्य में मोदी सरकार नहीं आई तो क्या हम फिर से गुलामी की ओर वापस जाएंगे। विक्रम गोखलेंसारख्या अतिशय सिनियर अभिनेत्यांना ज्यांच्या या क्षेत्रामध्ये योगदान आहे अशा माणसांना असं वक्तव्य करणं म्हणजे अकलेचे तारे तोडण्याचा हा प्रकार आहे। म्हणजे कसं काय कंगना रनौतच्या वक्तव्याचं समर्थन होऊ शकतो? अहो, या इंग्रजांना या देशातून घालवायला अनेकांनी बलिदान दिलंय, अनेकांनी त्याग केलाय आणि हे त्या त्यागाच्या बलिदानाच्या जोरावर हे स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे। याला भीक म्हणणं म्हणजे खरं तर या विक्रम गोखलेवर आणि त्या कंगना रनौतवर देशद्रोहाचा खटला दाखल केला पाहिजे। म्हणजे डोक्यावर परिणाम झाला यांना एकदा मेंटल हॉस्पिटलमध्ये जाऊन तपासणी करा। 2014ला स्वातंत्र्य मिळालं म्हणतात, मग आता उद्या जर का मोदींचं सरकार नाही आलं पुढे भविष्यात तर मग पुन्हा आपण पारतंत्र्यात जाणार असं म्हणायचं आहे का यांना? विक्रम गोखले सारख्या सिनियर अभिनेत्याला हे शोभत नाही। विक्रम गोखलेंवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे देशद्रोहाचा आणि त्यांची हकालपट्टी झाली पाहिजे या देशातून, ही आमची मागणी आहे। 100% हे सोयाबीन कापूस उत्पादकांचं आंदोलन आमचं उद्यापासून चालू होतंय। हे आंदोलन झालं की आम्ही ती तक्रार करू आणि ठिकठिकाणी कार्यकर्त्यांना तक्रारी सुद्धा करायला लावू। आमच्या दृष्टीनं हा भारत महत्त्वाचा आहे, या देशाची भूमी महत्त्वाची आहे। देशापेक्षा या भारतात कोणीच मोठा नाही आहे, लक्षात ठेवा। आणि म्हणून देशाचा अपमान, आमच्या क्रांतिकारकांचा अपमान हे कदापि आम्ही सहन करणार नाही। नेमकं त्यांनी स्टेटमेंट हे दुपारी सकाळी केलं की रात्री केलं हे एकदा तपासलं पाहिजे। अकोला जिले में कोविड टीकाकरण की दर राज्य में सबसे कम है। तीसरी लहर की भविष्यवाणी की गई है। तीसरी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी और उपयोगी तरीका है। इस बीच जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने सभी से टीकाकरण में सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब तक जिन लोगों ने टीका नहीं लगाया है वो अपने परिवार के लाभ के लिए टीका जरूर लगाएं। अकोला जिले में प्रशासन ने कोविड टीकाकरण को 100% करने की योजना बनाई है और टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण के मामले में अकोला जिला राज्य में काफी पिछड़ा है। अकोला जिले को राज्य में 35वां स्थान मिला है। मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 59% लोगों को पहली डोज जबकि 27% लोगों को कोरोना की दोनों खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अकोला जिला प्रशासन ने हर घर दस्तक जैसी गतिविधियों को लागू करना शुरू कर दिया है। तीसरी लहर के पूर्वानुमान के अनुसार इस संभावित लहर को रोकने के लिए अधिक से अधिक नागरिकों को टीका लगाया जाना चाहिए। इसीलिए 10 नवंबर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सरकारी अधिकारी घर घर जाकर लोगों से टीकाकरण कराने की अपील कर रही हैं। इस विशेष टीकाकरण अभियान के लिए शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सेविकाओं और अन्य ग्राम और तहसील स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। जिले में 4,500 कर्मचारियों को तैनात किया गया है और इनमें से प्रत्येक को 60 से 70 व्यक्तियों की सूची दी गई है। अकोला जिल्हा शेवटचे 5 जिल्ह्यामध्ये सध्या पण आहे लसीकरणामध्ये, तरी पण एकमेव कारण जे मला दिसत आहे की इथे लसीकरण कमी प्रमाणात लोकांनी घेतलेलं आहे ते आहे फिअर फॅक्टर इथे कमी आहे। इथे दर आठवड्याचे जे केसेस आहे पॉझिटिव्हिटी जर बघितली तर अकोलामध्ये अराउंड 0%ची येतात, तो त्याचमुळे लोकांना जे भीती आहे ते थोडी कमी झालेली आहे। तरी पण आम्ही प्रशासनाकडून आता वेगवेगळे उपक्रम राबवलेले आहे, ज्यामध्ये सर्वात प्रथम जे मोस्ट प्रॉमिनंट सध्याचे आहे ते हर घर दस्तक आहे। ये पूर्ण उपक्रममध्ये आमचे पूर्ण जिल्हा परिषदचा स्टाफ ज्यामध्ये टीचर्स आहे आणि अंगणवाडी सेविका आणि आशा हे तिघीच्या कॉम्बिनेशन करून आम्ही पूर्ण जिल्हा आमचा मॅप केलेला आहे। लोकांचे घरी ते आमची यंत्रणा जात आहे, पोहोचत आहे, मोटिवेट करत आहे की कृपया करून बाहेर यावं। मागच्या आठवड्यात जर बघितला तर अकोला
शेवटचा जिल्हा होता ज्यामध्ये लसीकरण होता विथ 55%. आज जर बघितला तो अकोलाच्या नंबर 31 नंबरवर आहे विथ 59%. कदाचित आज आमच्या 60% क्रॉस होणार फर्स्ट डोजमध्ये, आणि सेकंड डोजच्या प्रमाण पण आमच्या जिल्ह्यामध्ये सध्या कमी आहे 27%. माझं सगळे लोकांना तुमच्या चॅनलमार्फत आव्हान आहे की कृपया करून जास्तीत जास्त प्रतिसाद द्यायचा आम्हाला, आणि लवकर तुमच्या जवळचे केंद्राला येऊन लस घ्यायची, कारण कोरोनाची तिसरी लाट येण्यात काही देर लागणार नाही. लवकर ते लाट येऊ शकतात. त्याच्या अगोदर आम्हाला सगळ्यांनी वैक्सीन करून स्वतःला बचवायचा आणि सोसाइटीला पण. अकोला कृषि उपज मंडी समिति ने बुधवार को किसानों का माल बोली के माध्यम से खरीदने की प्रथा शुरू हो गई है, जिससे किसानों को भी बेहतर मुनाफा मिल रहा है, जबकि सोयाबीन भी अकोला कृषि उपज मंडी समिति में व्यापक रूप से उपलब्ध से भी किसानों को खासा लाभ मिल रहा है। अकोला कृषि उपज मंडी समिति में हाल के दिनों तक किसानों का माल आढ़तियों के माध्यम से बेचा जा रहा था, जिससे किसानों को कभी कभी अपनी फसल का अच्छा भाव नहीं मिल पाता था। बेहतर दाम की उम्मीद में कई दफ़ा किसान अपनी उत्पादित फसलों को बाजार परिसर में ही छोड़ देते थे। यही कारण है कि फसल खराब होने की आशंका बनी रहती थी। लेकिन अब किसानों का माल अकोला कृषि उपज मंडी समिति में बोली पद्धति से बेचा जा रहा है। इस पद्धति से जिस प्रकार की खरीद शुरू हुई है वो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बाजारात ही जी नवीन पद्धत सुरू करण्यात आलेली आहे ऑप्शनची, सर्वप्रथम तर सर्व कास्तकाराच्या समोर जे काही व्यवहार आहेत ते होतात, उघड व्यवहार आहेत, आणि जवळपास जे कोणी खरीददार आहेत सर्व सॉल्व्हेंट जे आहे आपल्या इथे 4-5 जे मोठे सॉल्व्हेंट प्लांट डायरेक्ट खरेदीला इथे येतात. त्याच्यामुळे भावाची कोणतीच अडचण नाही. बाजारभावाच्या हिशोबाने त्यांना बरोबर भाव मिळून राहिला. प्रत्येक शेतकरी म्हणजे आनंदी आहे आणि आपल्या मालाला समाधानकारक भाव मिळून राहिला, याच्याबाबत त्याच्या मनात कोणतीच शंका नाही. त्यामुळे आवकचंही प्रमाण वाढलेलं आहे आणि जवळपास बाजारातला 99% माल सोल्ड होऊन राहिला. कोणाचीच नाराजी नसल्यामुळे कोणताही माल अनसोल्ड म्हणून नाही बाजारात. भविष्यात सोयाबीनचे भाव जे आहेत मंदीत तर कोणाचंच हे नाही, पण शेवटी गव्हर्नमेंटवरच अवलंबून आहे, कारण रोज पॉलिसी बदलण्यात येते. कधी तेल ड्युटी घटवली, कधी काही केलं, कधी DOC बोलवली, काहीतरी नवीन हे त्यांचं चालू असते. त्याच्यामुळेच एवढी तेजीमंदी सुरू आहे. दुसरं म्हणजे NCDX, त्याच्यात हातोहात 100, 200, 400 रुपयाची तेजीमंदी एका दिवसात करतात. त्याच्यामुळे त्याचं जो आहे बाजारावर एकदम परिणाम होतो. जर ते थोडं थांबलं तर सोयाबीनला जसं भाव आहेत कमी होण्याची मुळीच शक्यता नाही. सॉल्व्हंट सर्व घेवाल आहेत आणि क्रॉप जे पण आहेत चांगला क्रॉप आलेला आहे. आता इथं 5,900 रुपये गेलेला आहे सोयाबीन चांगला माल. मार्केटला आलो आम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोला. माझं काल सोयाबीन टाकलं होतं, म्हणजे काल 15 तारखेला, आज 16 तारीख आहे. आज 12 वाजता माझी हराशी झाली. व्यवस्थित मला माझ्या मनाजुक्त भाव मिळाला, काही त्रासवीत झाला नाही, म्हणजे व्यवस्थित मिळाला. शेतकऱ्यासमोर हराशी होऊन राहिली, म्हणजे शेतकऱ्याच्या मनाला समाधानी होऊन राहिली की समोरासमोर भाव होऊन राहिला म्हणून. बस जे चालू आहे व्यवस्थित चालू आहे. शेगांव नगर परिषद के मुख्याधिकारी की तुरंत बदली करने की मांग कांग्रेस द्वारा की गई है। इस संदर्भ में सोमवार को शहर कांग्रेस पक्ष की ओर से राज्य चुनाव आयोग से ये मांग की गई। शहर अध्यक्ष किरण बापू देशमुख ने सोमवार को शेगांव में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये मांग की है। नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांच्या हेतूवर शंका आहे. येणाऱ्या निवडणूक काळामध्ये ते सत्ताधाऱ्यांना मदत करतील असा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा आरोप आहे आणि पुराव्यानेही ते स्पष्ट झालेलं आहे. एका पत्रामध्ये त्यांनी सत्ताधारी गटनेता आणि नगराध्यक्षाचा अपमान झाल्याची पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली. हा एक अधिकारी आणि कर्मचारीच्या आचारसंहितेचं उल्लंघन आहे. त्यांच्या काळामध्ये निवडणुकामध्ये पारदर्शकतेपणे पार पडतील की नाही ही शंका असल्यामुळे त्यांची तात्काळ त्यांना रजेवर पाठवण्यात यावं किंवा त्यांची बदली करण्यात यावी. निवडणूक काळामध्ये ते सहाय्यक निवडणूक अधिकारी म्हणून तत्कालीन मुख्याधिकारी राहायला नको अशी काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे. तशा प्रकारच्या तक्रारी या राज्य निवडणूक आयोगाकडे, अमरावती विभागीय आयुक्ताकडे आणि जिल्हाधिकाऱ्याकडे आणि नगर विकासाच्या मुख्य सचिवाकडे पाठवण्यात आल्या. 4 दिन पहले आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ दर्ज शिकायत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। परवाच्या दिवशी आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या वतीने किरीट सोमैया शेगाव शहरात आले असता त्यांची तक्रार दिली होती. ती तक्रार 12 तासाच्या आतमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना शेगाव तहसीलदारांनी पाठवली. या अमरावती विभागामध्ये अकोल्याचे ॲडिशनल कलेक्टर हे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून आहेत, त्यांच्याकडे ती तक्रार पाठवली. काल त्यांची चर्चा होऊन किंवा स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावे अशा प्रकारचा त्यांनी निर्णय घेतला आणि तसा निर्णय बुलढाणा जिल्ह्यात कळवला जाईल आणि येत्या 2-3 दिवसामध्ये त्याच्यावर निर्णय होऊन जाईल. आमचा आत्मविश्वास आहे की 100% आचारसंहिता उल्लंघन झाल्यामुळे किरीटजी सोमैया यांच्यावर गुन्हा दाखल होईल.
भाजपा नेता किरीट सोमैया के अमरावती दौरे पर जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया अमरावती में आकर नौटंकी न करे। ठाकुर ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या वे अमरावती में आकर हिंसा भड़काना चाहते हैं। तसंच अमरावतीचं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे। आता किरीट सोमय्यांना येऊन अजून इथे काय भडकाव करायचा आहे का? त्यांना यायचं असेल जेन्युइन कारणासाठी 15 दिवसांनी आले तर काय हरकत आहे? इथं यायचं, सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन व्हायचं, काहीतरी नौटंकी करायची, पोलिसांनी आम्हाला पकडलं हे दाखवायचं आणि मग त्याच्यावर आरडाओरडा करायचा, हे कबूल नाही। अमरावतीमध्ये काही प्रॉब्लेम्स झाले होते जे आत्ता आम्ही सगळ्यांनी मिळून निस्तरलेले आहेत। किरीट सोमय्यांनी येऊन आमचं गाव, आमचा जिल्हा भडकवण्याचं काम इथे अजिबात करू नये। त्यांनी 15 दिवसांनी येऊन, 10 दिवसांनी येऊन, अजून महिन्याभरानं त्यांना अजून महिनाभर राहावं त्यांनी इथं, पण हे शांतता करावी। अक्सर हम सब कुरियर या ऑनलाइन पद्धति से कभी न कभी घर पर सामान बुलाते ही हैं और हमारे घर पर ये सामान बॉक्स में पहुंचता है। अगर अचानक किसी बॉक्स में कोई जहरीला कोबरा सांप निकल जाए तो क्या करोगे आप? नागपुर के ज्ञानेश्वर नगर परिसर में एक सेवानिवृत्त शिक्षक के साथ इसी तरह की एक घटना हुई है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। फरियादी सुनील लखेटे सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और उनकी बेटी बेंगलुरु में नौकरी करती है, परंतु कोरोना संक्रमण के चलते कुछ महीनों से वह नागपुर में ही मौजूद है। उसका वर्क फ्रॉम होम शुरू है। इसके चलते ही बेंगलुरु में किराए के कमरे को खाली कर वहां के सारे सामान को फरियादी लखेटे द्वारा अपने एक परिचित के माध्यम से कुरियर कंपनी द्वारा नागपुर में बुलाया गया था। 8 बॉक्स में पैक कर यह सारा सामान कुरियर कंपनी द्वारा ट्रांसपोर्ट के जरिए नागपुर पहुंचा। वाड़ी स्थित वर्धामना की कुरियर कंपनी में यह 8 ही बॉक्स पहुंची। वहां से सोमवार शाम ये बॉक्स फरियादी लखेटे के घर पहुंचे। लखेटे ने घर पर एक एक बॉक्स को खोलकर उसमें सारा सामान चेक किया। जैसे ही उन्होंने चौथे बॉक्स को खोला तो उसमें से सांप के फुंकाने की आवाज उन्हें सुनाई दी। जब उन्होंने धीरे धीरे इस बॉक्स को खोलकर चेक किया तो उसमें उन्हें एक कोबरा सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखते ही उनके होश उड़ गए और वहां पर भागदौड़ मच गई। हिम्मत करके इस बॉक्स को परिवार वाले तब खुले आंगन में खींचते हुए लेकर गए और इस बॉक्स को उलटने पर उसमें बैठा सांप बाहर निकल गया और पास ही स्थित एक गटर लाइन में जा घुसा। इस घटना की जानकारी किसी ने सर्प मित्र को दी, परंतु सर्प मित्र के आने से पहले ही यह सांप वहां से गायब हो गया था। खास बात, जिस बॉक्स में यह सांप निकला है उस बॉक्स में एक छेद बना हुआ था। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस छेद से ही यह कोबरा सांप इस बॉक्स में पहुंचा था। फिलहाल यह सांप बेंगलुरु से नागपुर पहुंचा है या फिर कुरियर कंपनी के गोदाम से इस बॉक्स में पहुंचा था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।